हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे रहोगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 20 आवर्स का 12th अकाउंट्स का क्रैश कोर्स। बैच स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम है परीक्षित रणदिवे और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीए हूं। और मैंने अपना सीए कंप्लीट किया है मई 2019 अटेम्प्ट में। अभी मैं 11th 12th एज वेल एज सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट को अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। और सीएस फाउंडेशन और सीएस इंटरमीडिएट, सीएमए फाउंडेशन और सीएमए इंटरमीडिएट को भी मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। तो चलो बेटा, हम अभी स्टार्ट करते हैं आपके अकाउंट्स का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इसका बेटा एग्जाम में वेटेज कितना है? इसका वेटेज है एग्जाम में, इसमें एक कंपलसरी क्वेश्चन आएगा जो 12 मार्क्स का रहेगा, जिसको कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। और इससे बेटा 3 to 4 मार्क्स की थ्योरी भी एक्सपेक्टेड है। 3 to 4 मार्क्स की थ्योरी भी एक्सपेक्टेड है। अभी हम जो 3 to 4 मार्क्स की थ्योरी है उसको हम 20 मिनट्स में, अगले 20 मिनट्स में कवर करवाने वाले। तो आपका ध्यान इधर इधर मेरी तरफ होना चाहिए। तो फर्स्ट मीनिंग, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक इकट्ठे आके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एग्री करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करने का, तो उसको क्या बोलते हैं? उस चीज़ को बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप। तो डेफिनेशन, इसका पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहाँ दिया है? पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है बेटा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सेक्शन 4 में दिया है डेफिनेशन। और क्या दिया है डेफिनेशन बेटा? इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who agreed to share the profits of the business carried on by them all or any one of them acting for all। क्या डेफिनेशन दिया है बेटा? वापस मेरे साथ एक बार बोलो। इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फीचर्स क्या है बेटा? पार्टनरशिप फर्म के, पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स क्या है? तो टोटल बेटा 9 फीचर्स है। टोटल 9 फीचर्स है। फर्स्ट फीचर है एग्रीमेंट। तो बेटा पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो एग्रीमेंट तो होना चाहिए। चलो, आपने और आपके दोस्त ने कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, तो आपके बीच में ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट तो होना चाहिए। एग्रीमेंट में क्या क्या रहेगा? एग्रीमेंट में रहेगा आप प्रॉफिट्स क्या शेयर करोगे, लॉसेस कैसे शेयर करोगे, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, क्या बिजनेस रहेगा। तो ये एग्रीमेंट बेटा एक तो ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स बेटा पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन की जरूरत है। एटलीस्ट 2 पर्सन की। एक पर्सन के साथ पार्टनरशिप ही नहीं हो सकती, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड है लॉ के हिसाब से 50 पार्टनर्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड है? 50 पार्टनर्स। फिर आता है बेटा लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप आपने कंस्टिट्यूट की, बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट की, बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए मतलब क्या बेटा? लॉ के अनुसार अलाउड होना चाहिए। जैसे आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की और आपने सोचा कि हम ड्रग्स बेचेंगे, तो ड्रग्स बेचना बेटा लॉ में अलाउड नहीं है, तो वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं है, वो वॉइड एब इनिशियो है। मतलब क्या बेटा? वो इनिशियल स्टेज से वो पार्टनरशिप वॉइड है। फिर बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो बेटा पार्टनरशिप एंटर की तो आप पार्टनर्स प्रॉफिट्स एंड लॉस तो शेयर करोगे। ऐसा नहीं है ना कोई एक ही प्रॉफिट ले लेगा और बाकी सब काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो पार्टनरशिप बेटा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयरिंग का रेशियो एग्रीमेंट में आपके दिया रहेगा। या पार्टनरशिप डीड बनाओगे, अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड, या डीड में दिया रहेगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ईच पार्टनर की लायबिलिटी कैसे बेटा? फर्म के हर एक पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। हर एक पार्टनर की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है और ज्वाइंट एज वेल एज सेवरल लायबिलिटी है। सर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर अगर आपका फर्म क्लोज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, आपका फर्म क्लोज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और फर्म के असेट्स लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, फर्म के असेट्स लायबिलिटी पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आपको पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टीज भी उस पर अटैच किए जाएंगे। सोचो, फॉर एग्जांपल सपोज फर्म के पास 10 लाख रुपीस के असेट है और फर्म कल जाके शट डाउन हो जाता है, क्लोज डाउन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और फर्म के लायबिलिटीज 50 लाख रुपीज है। तो फर्म फर्म के पास असेट से समझो 10 लाख रुपीस के, तो फर्म के पास अभी 10 लाख की असेट्स है, 50 लाख के लायबिलिटी है। तो बेटा 40 लाख जो बचे, ये जो 40 लाख रुपीज जो बचे, ये पार्टनर्स को खुद के खीसे से भरने पड़ेंगे, अपने पॉकेट से, अपने जेब से।
उन्हें ये लायबिलिटी देनी पड़ेगी। तो ये हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी सर आपने बोला जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी क्या है? तो सोचो बेटा, सपोज ये 40 लाख देने के लिए ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी दो पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। तो बेटा किसने कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए? ए ने ये 40 लाख में 20 लाख कंट्रीब्यूट करना चाहिए और बी ने कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए? 20 लाख रुपीज। पर सपोज अगर ए के पास सिर्फ 10 लाख रुपीज के ही असेट है, ए के पास कितने असेट्स हैं? 10 लाख रुपीज के ही असेट है। तो बेटा बी जो है, बी को रिमेनिंग 30 लाख रुपीज भरने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी 20 लाख को। और सेवरल, ये इसके ए के जो 10 लाख बी को भरने पड़े ना एक्स्ट्रा, तो इसको बोलते हैं सेवरल लायबिलिटी। तो ईच पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है, एज वेल एज जॉइंट एंड सेवरल है। तो रजिस्ट्रेशन का बेटा, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है क्या? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट में फ्रॉम 1 अप्रैल 2005, फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी है। महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। ये पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो बेटा पार्टनरशिप के हर असेट पे पार्टनर्स का जॉइंट अधिकार है, जॉइंट ओनरशिप है, और पार्टनर उसे खुद के पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। और लास्ट क्लॉज है बेटा डिसॉल्यूशन। अगर फर्म को डिसॉल्व करना होगा, फर्म डिसॉल्व कैसे होगी? एक तो बेटा फर्म डिसॉल्व होगी उसका पर्पस सेटिस्फाई होने के बाद। सपोज दो पार्टनर्स बिजनेस में इंटर करते हैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दो पार्टनर्स ने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए पार्टनरशिप बनाई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, तो अभी पर्पस सेटिस्फाई हो गया, उनका पर्पस सेटिस्फाई हो गया, पर्पस सेटिस्फाई हो गया, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। सेकेंड बेटा, अगर कोई फर्म में 2 ही पार्टनर्स है और एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई फर्म में 2 ही पार्टनर है और वो फर्म के पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और बेटा अगर पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है मतलब क्या? कि वो पार्टनरशिप में उसके डिसॉल्यूशन का पीरियड नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप एट विल है, तो वो फर्म कैसे डिसॉल्व हो जाएगी बेटा? वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी अगर कोई पार्टनर नोटिस देता है 14 डेज में, 14 डेज इन एडवांस। 14 डेज इन एडवांस मतलब क्या बेटा? 14 डेज इन एडवांस मतलब क्या? नोटिस देने के बाद 14 डेज के बाद, नोटिस देने के 14 डेज के बाद। सपोज 1 तारीख को उसने नोटिस दिया, 1 अप्रैल 2021 को उसने नोटिस दिया, तो बेटा फर्म का डिसोल्यूशन का प्रोसेस कब चालू हो जाएगा? फर्म का डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बेटा 15 अप्रैल को, सॉरी 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, क्योंकि 1 to 14 ये 14 डेज उसने एडवांस में नोटिस देनी चाहिए। तो नोटिस देने के बाद 14 डेज के बाद फर्म का डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी बेटा हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या देखेंगे? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सॉरी फीचर्स देखें हमने, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा, एक तो वो पार्टनरशिप डीड में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पार्टनरशिप डीड में दिया रहेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं रहेगा तो, अगर सर पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं रहेगा तो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में दिया नहीं है, वो क्लॉज अगर पार्टनरशिप डीड में डाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स है। क्या है? इक्वल पार्टनर्स है, मतलब प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। वो पार्टनर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो हमें एवरेज बेसिस पे एवरेज बेसिस पे चार्ज करने हैं, एवरेज बेसिस पे चार्ज करने। सर एवरेज बेसिस का मतलब क्या? एवरेज बेसिस का मतलब क्या? मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट आएगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रहेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है 6 मंथ से और डिवाइड करना है 12 मंथ से। तो ऐसा क्यों करना है सर? तो एग्जांपल देता हूं। सपोज ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं,
ए एंड बी दो पार्टनर्स है और आपको दिया है ट्रायल बैलेंस में ए के ड्राइंग से 50,000 और बी के भी ड्राइंग से 50,000, दोनों के इक्वल ड्राइंग्स है और आपको दिया है ड्राइंग्स पे 12% इंटरेस्ट चार्ज करो। अभी बेटा आपको पता है कि ये ड्राइंग्स उसने कब विड्रॉ किए, ये ड्राइंग्स 1 अप्रैल को भी विड्रॉ कर सकता है, 1 अप्रैल को भी विड्रॉ किए हो सकते हैं, या फिर 31 मार्च को भी विड्रॉ किए हो सकते हैं, या पूरे साल में प्रोपोर्शनेट 12 मंथ्स में कितने आएंगे 4166, तो पर मंथ उसने 4166 भी विड्रॉ किए होंगे। आपको इसके कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आपको पता है क्या उसने ड्राइंग्स कब किए, नहीं पता। तो आप क्या करोगे बेटा, आप ऐसे अज्यूम करोगे तो उसने ड्राइंग्स जो किए हैं वो साल के बीच में विड्रॉ किए, क्या किए हैं, साल के बीच में पैसे विड्रॉ किए हैं। इसका आप मीडियन निकालोगे, आपको 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स याद होगा तो आपको मीडियन समझेगा। तो ये सारे ड्राइंग्स के डेट का आप मीडियन निकालोगे और आप ऐसा अज्यूम करोगे कि इसने ड्राइंग्स जो है वो एट द मिडल ऑफ द ईयर विड्रॉ किए हैं। तो आप क्या करोगे, इसलिए उसको 50,000 इंटू 12% इंटू 6/12, इस 6/12 से मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज बेसिस पे ड्राइंग्स निकालना। तो आप ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालना, तो आप कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 50,000 इंटू 12%, 6,000 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 3,000। इसको बोलते हैं बेटा एवरेज बेसिस, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज बेसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, तो सर क्या पार्टनर फर्म को लोन देता है, यस बेटा। अगर समझो फर्म में पैसों की जरूरत है और पार्टनर बोलता है मैं एडिशनल कैपिटल नहीं दूंगा, कैपिटल क्यों दूं ना, फ्री में कैपिटल आप लोगों को क्यों दूं, मैं एडिशनल पैसे दूंगा आपको, एज अ लोन दूंगा। और अगर आपने लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट का आपने रेट डिसाइड नहीं किया है या रेट एग्रीमेंट में, डीड में आपने मेंशन नहीं किया है, तो आप कितना इंटरेस्ट अलाउड करोगे, इंटरेस्ट आप अलाउड करोगे 6% पर एनम के बेसिस पे, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे बेटा, नंबर ऑफ डेज में उसको निकालोगे। इसके एवरेज बेसिस करना है क्या, नहीं, इसका डेट दिया रहेगा। तो ये आपके बेटा प्रॉब्लम में हिडन एडजस्टमेंट भी आ सकता है। आपको दिया रहेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में और डेट दी रहेगी, तो आपको इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है बेटा, जो डेट से लोन दिया वहां से आपको 6% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करता है, बट अगर आपके पार्टनरशिप डीड ने आपने वो प्रोविजन इंसर्ट किया है, तो आप वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर सकते हो। कब, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में आपने स्पेसिफिकली वो प्रोविजन इंसर्ट किया है तो। फिर सैलरी और कमीशन टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउड नहीं करता सैलरी कमीशन टू एनी पार्टनर फॉर एनी वर्क डन। तो लेकिन फिर भी अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि सैलरी और कमीशन पार्टनर को अलाउड है, तो बेटा आप पार्टनर को सैलरी एंड कमीशन दे सकते हो। उसके बाद बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो बेटा कोई भी नया पर्सन पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं किया जा सकता, कोई भी नया पर्सन पार्टनरशिप में एडमिट किया नहीं जा सकता एज अ पार्टनर अनलेस एंड अनटिल हर एक पार्टनर का कंसेंट हो, उस चीज के लिए हर एक पार्टनर की सम्मति हो, हर एक पार्टनर का कंसेंट हो, कंसेंट यानी सम्मति। तो कोई भी आउटसाइड पर्सन पार्टनरशिप में एडमिट नहीं किया जाएगा एज अ पार्टनर अनलेस एंड अनटिल हर एक पार्टनर ने उसे कंसेंट दिया हो, वो चीज को हर एक पार्टनर ने कंसेंट दिया होना चाहिए। मतलब समझो अभी ए बी सी डी ऐसे 4 पार्टनर्स है और ई को ऐड करना है पार्टनरशिप में, तो ए बी और सी बोलते हैं ठीक है एडमिट करना है, और डी बोलता है नहीं एडमिट करना है। तो बेटा ई को एडमिट नहीं किया जा सकता क्योंकि हर एक पार्टनर कंसेंटेड होना चाहिए, मेजॉरिटी नहीं, हर एक पार्टनर कंसेंटेड होना चाहिए। तो डी इस बात से सहमत नहीं है तो उसको पार्टनर नहीं, ई को पार्टनर एडमिट नहीं किया जाएगा। चलो बेटा 1 मिनट, उसके बाद हम देखेंगे बेटा
मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो बेटा मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स में दो मेथड्स आते हैं, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स, इसमें दो मेथड्स आते हैं। फर्स्ट जो मेथड आता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और सेकंड मेथड को बोलते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो चलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड डिस्कस करते हैं। तो नाम में लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स्ड रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हिलना नहीं चाहिए। तो इसमें बेटा दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। एक तो बेटा आपको पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस फिक्स रखना है, उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाना है। तो आप क्या करोगे, दो अकाउंट्स मेंटेन करोगे। एक करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करोगे बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या करोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब भी पार्टनर कैपिटल लाएगा, पार्टनर कैपिटल लाएगा, वो इनिशियल कैपिटल हो या फिर एडिशनल कैपिटल हो, ओनली दो सिचुएशन में, एक इनिशियल कैपिटल और सेकेंड एडिशनल कैपिटल। तो सिर्फ ये दो सिचुएशन में बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एंट्री होगी। सिर्फ यही दो सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एंट्री होगी। और वो एंट्री क्या होगी बेटा, एंट्री होगी कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट या फिर एनी असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको समझ में आया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब एंट्री होगी, ओनली एंड ओनली पार्टनर अगर इनिशियल स्टेज पे कैपिटल लाता है और एनी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तभी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री करोगे। अदरवाइज बाकी सारे जो एडजस्टमेंट्स है, बाकी सारे के सारे जो एडजस्टमेंट है, तो बाकी सारे एडजस्टमेंट्स क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं अभी। बाकी सारे एडजस्टमेंट्स क्या है बेटा, सैलरी टू पार्टनर, फिर कमीशन टू पार्टनर, फिर ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, appropriation of profits and losses, appropriation of profits and losses मतलब क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस जो है वो पार्टनर्स में एप्रोप्रिएशन करना, मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, और अगर लॉस रहेगा तो और लॉसेस। तो ये सारे एडजस्टमेंट है, टोटल 6 एडजस्टमेंट्स, ये कहाँ हो गए, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्या क्या, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये सारे एडजस्टमेंट कहाँ हो जाएंगे बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, इन केस ऑफ बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में all adjustments are made
थ्रू कैपिटल अकाउंट। सारे के सारे एडजस्टमेंट्स जो है, सारे के सारे एडजस्टमेंट जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट थ्रू किए जाएंगे। सारे के सारे एडजस्टमेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू किए जाएंगे। तो बेटा चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस फिक्स रखने हैं, उसको बिल्कुल भी धक्का नहीं लगाना है, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो तब उसमें क्या एंट्री होगी, कब एंट्री होगी, उसमें एंट्री होगी ओनली एंड ओनली पार्टनर इनिशियल स्टेज पे कैपिटल लाता है या फिर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तभी उसमें एंट्री होगी। फिर क्या है बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दूसरा क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन से एडजस्टमेंट होंगे, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। जो भी एंट्रीज रहेगी कैपिटल छोड़ के, जो भी एंट्रीज रहेगी वो सब कहाँ होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। उसके बाद बेटा दूसरा मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो नाम में ही बताया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आप क्या करोगे, सारे एडजस्टमेंट्स, चाहे वो कैपिटल इंट्रोडक्शन की हो, ड्राइंग्स को हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हो, सैलरी की हो, कमीशन की हो, कोई भी एडजस्टमेंट हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ लॉस हो, सारे के सारे एडजस्टमेंट आप कहां से करोगे, सारे एडजस्टमेंट्स आप करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से मेथड में बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपके बुक से इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो आपके बुक के पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन है, आपको फिलहाल इधर ही ध्यान देना है, पेज नंबर 8 पे मत ध्यान दो। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे ऑन किया है, यहाँ पे देखो एग्जांपल, आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो आनंद का रेशियो है बेटा 2/5 और भारत का है 3/5। 2:3 मतलब 2/5 और 3/5, ये कैसे आता है बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 2+3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2+3 इज इक्वल टू 2/5 एंड 3/5। On 1st April 2019, the capital balances are आनंद 60,000 एंड भारत 30,000। तो आनंद के कैपिटल में कितना बैलेंस था, 60,000, भारत के कैपिटल में 30,000, एंड देयर ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawings is to be charged at 12% per annum। तो बेटा पर एनम 12% से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है। तो ड्राइंग्स की डेट दी है क्या, ड्राइंग्स की डेट दी है क्या, तो ड्राइंग्स की डेट नहीं दी। तो हमें क्या करना है बेटा, एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। क्या, एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। एवरेज बेसिस मैंने अभी आपको बताया इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करना है। फिर आनंद गेट सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। तो सर अभी आपने बोला पार्टनरशिप एक्ट 1932 सैलरी टू पार्टनर्स अलाउड नहीं करता, लेकिन बेटा मैंने ये भी तो बोला कि पार्टनरशिप एक्ट नहीं अलाउड करता, लेकिन पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन किया होगा तो सैलरी टू पार्टनर्स अलाउड है या कमीशन टू पार्टनर्स अलाउड है, तो आप दे सकते हो, ये भी मैंने बोला था, ये ध्यान में रखो। एंड भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन नेट सेल्स विच इज ₹5 लाख। द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। तो 60,000 किस रेशियो में बांटने बेटा, 2/5 एंड 3/5 में। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और एज अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हमें क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर। तो चलो पहले हम बनाएंगे अंडर मेथड 1 बनाएंगे। एक मिनट, आंसर पहले हम बनाएंगे मेथड 1 फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आपको क्या करना है, मेरे साथ
अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। तो पहले आप लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले आप ड्रॉ करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दो पार्टनर है, तो ये हो गया बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ हो गया। चलो तो लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखो डेबिट, यहाँ पे लिखो क्रेडिट, फिर आनंद एंड भारत, पर्टिकुलर्स आनंद एंड भारत। अभी बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो करंट अकाउंट्स भी ड्रॉ करो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ करो। ट्वेंटी आवर्स में से बेटा 1 आवर तो पूरे फॉर्मेट्स बनाने में ही जाएगा, ये स्पीड से फॉर्मेट बनाया तो कल कुछ अरेंजमेंट करते हैं। लिखो पर्टिकुलर्स आनंद भारत, पर्टिकुलर्स आनंद एंड भारत। तो ये भारत है, आपको समझ के लेना है, ये भारत लिखा है मैंने इधर। चलो, आनंद एंड भारत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 ऑन 1 अप्रैल 2009। कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000, भारत 30,000। तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ओपन करो। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है बेटा? कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट भी हो सकता है, लेकिन अभी कैपिटल बैलेंसेस दिए तो रैशनल अजम्पशन लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो रैशनल अजम्पशन किया है कि क्रेडिट बैलेंस है 60,000 आनंद का, और भारत का क्या है 30,000। अभी उसके बाद देयर ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो ड्राइंग्स की एंट्री करो बेटा। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी बेटा? ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी? एक मिनट। ड्राइंग्स की एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स आप करंट अकाउंट को डालोगे, तो टू ड्राइंग्स आनंद के कितने हैं 12,000 और भारत के कितने हैं 10,000। उसके बाद एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, आनंद का 60,000 का कैपिटल तो हो जाएगा वो 6,000 और इसको हो जाएगा 3,000। अभी बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करने बोला है, 12%, तो वो एवरेज बेसिस पे चार्ज करेंगे। तो नीचे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखो, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, so we will charge interest on average basis। so for आनंद, आनंद के ड्राइंग्स कितने बेटा, आनंद के ड्राइंग्स कितने 12,000 के, तो 12,000 इंटू 12% इंटू 6/12। तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो यहाँ देखो आप कैसे करोगे ये कैलकुलेशन, 12,000 इंटू 12%, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, मतलब ये 1/2 आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको 1/2 करेंगे बेटा। इसके बाद 100 को 0 से 0 गए, अभी 120 इंटू 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 144, और ये 0 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 720। फिर भारत, भारत का कितना है बेटा 10,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये सिंपल है 1200 इंटू हाफ इज इक्वल टू 600। ये कहाँ एंट्री करना है बेटा, एंट्री क्या होगी बेटा, एंट्री ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि हम वो पार्टनर से ले रहे हैं, हम पार्टनर से वो ले रहे हैं, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, और पार्टनर के लिए क्या है एक्सपेंडिचर, पार्टनर के पर्सनल लाइफ में एक्सपेंडिचर है, पर्सनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर है, लेकिन फर्म के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर्स का करंट अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बेटा 720, और ये कितना 600। Anand gets salary 2,500 per month and Bharat is entitled to get commission on 3% of net sales which is 5 lakh। तो आनंद को मिलेगी सैलरी बाय सैलरी, $2,500 इंटू 12, तो ये कैसे करना है 2,000 इंटू 12 24,000, 500 इंटू 12 6,000, 24,000 प्लस 6,000 30,000, और इसको सैलरी नहीं, फिर इसको कमीशन बाय कमीशन 5 लाख का 3%, 5 लाख का 3%, 5 लाख का 10% 50,000, 1% 5,000, 3% 15,000। उसके बाद द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो फर्म को कितना प्रॉफिट हो गया बेटा 60,000, तो वो बांटो 2:3 में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसको दो 2/5 आनंद को,
तो 60,000 का 2/5 कितना, 60,000 का इंटू 2/5 मतलब क्या 24,000 और इसको 36,000। अभी अकाउंट्स क्लोज करो, एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। तो 6 + 30 36 + 24 60,000 और इसका 36 + 15 51 + 3 54,000। with 2 balance carried down, तो 16,000 में से 12,720 गए, कितने बचते, तो बेटा 60,000 में से 12,000 गए तो कितने बचते हैं 48,000 और उसमें से 720 गए तो कितने बचते हैं 47,280 और 54,000 में से 10,600 गए, 50 में से 54 में से 10 गए 44 में से 600 गए 43,400। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। पार्टनर्स के कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, उसने कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं लाया, तो सिंपल उसको डायरेक्टली क्लोज कर दो। क्या आएगा, टोटल आएगा 60,000 और 30,000, 60,000 और 30,000 और 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा बैलेंस 60,000 और 30,000। ये क्या हो गया बेटा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें कैपिटल के बैलेंस हिले क्या बेटा देखो 60,000 30,000 60,000 30,000 बिल्कुल भी नहीं हिले और सारे एडजस्टमेंट हमने कहा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। अभी हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसी के नीचे। सर आपका बोर्ड कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मेथड 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो। चलो लिखो पर्टिकुलर्स, आनंद भारत, पर्टिकुलर्स आनंद एंड भारत। चलो अभी फिर से एक बार, आनंद एंड भारत शेयरिंग profits and losses in the ratio of 2:3 on 1st April 2019। कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000 भारत 30,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आनंद का 60,000 भारत का 30,000। उसके बाद
देयर ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो यही अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट करने हैं। तो टू ड्राइंग्स कितने, 12,000 एंड 10,000। फिर as per the agreement partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawings is to be charged at 12% per annum। तो by interest on capital आनंद को 6,000 और भारत को 3,000 और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी कैलकुलेट किया था, कितना 720 एंड 600, बराबर है ना, 720 एंड 600। फिर आनंद गेट सैलरी 2,500 पर मंथ एंड भारत इज एंटाइटल टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स। तो बाय सैलरी 30,000 एंड बाय कमीशन 15,000। उसके बाद द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। तो बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 36, सॉरी इसका 2/5 है तो इसको आएगा 24, इसको आएगा 24,000 और इसको आएगा 36,000। तो इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो। और बेटा कैलकुलेशन को कोई ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको खुद से। तो 60 + 6 66 + 30 96 + 24 1,20,000। फिर 30 + 3 33 33 + 15 48 48 + 36 84। लिखो 84,000 और 1,20,000 और यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 में से 12,720 गए तो कितने बचते बेटा 1,07,280 और 84,000 में से 10,600 गए तो कितने बचेंगे बेटा 73,400। तो अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड में भी देखोगे तो यही बैलेंस रहेंगे पार्टनर्स के। चलो दिखा देता हूं, यहाँ पे कितना है 60,000, आनंद का फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 60 और यहाँ पे 47,280। तो दोनों का मिला के कितना होता है बेटा 1,07,280 और इसका यहाँ पे 30,000 कैपिटल में और करंट में 43,400 तो कितना होता है 73,400। तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है एंड रिजल्ट, लेकिन बस मेथड्स अलग अलग है। तो ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड डिस्कस। अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा, अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट्स डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेट्स में आपको क्या बनाना है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, वो ट्रायल बैलेंस को आपको फॉर्मेट्स में फिल करना है, तो फॉर्मेट्स देखते हैं। चलो 1 मिनट।
तो फॉर्मेट्स में क्या क्या बनाना पड़ेगा बेटा आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड बनाना है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा सारे गुड्स के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, गुड्स के रिलेटेड जो भी चीजें हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो जैसे पर ओपनिंग स्टॉक का आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद क्या आएगा बेटा? परचेसेस में आप क्या करोगे? उसमें से परचेसेस रिटर्न्स माइनस करोगे। और क्या आएगा बेटा? कैरेज आएगा, वेजेस आएंगे, मोटिव पावर आएगा, फ्यूल आएगा, कोल आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी आएगा, डॉक चार्जेस आएंगे, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वर्क्स मैनेजर सैलरी, ये सारे आइटम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। क्यों आएंगे सर? ये सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आएंगे सर? तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है, और ये जो सारे है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैसे है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? चलो मैं बता देता हूँ ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे है, वो बता देता हूँ आपको। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है? जो एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड है परचेसेस से या फिर सेल्स से, सॉरी सेल्स से नहीं, सिर्फ परचेसेस से। तो बेटा कैरेज है, फ्रेट है, या मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कौन से एक्सपेंस है बेटा? फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री यूज ही क्यों की जाती है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, फिर फैक्ट्री इंश्योरेंस, फिर फैक्ट्री का लाइट बिल, ये सारे क्या है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस है। वेजेस भी क्या है बेटा? वेजेस और सैलरी में डिफरेंस है बेटा। वेजेस हम उसको देते हैं जिसको हम डेली बेसिस पे हायर करते हैं, और जो अनस्किल्ड है, स्किल्ड रहता तो उसको हम प्रोफेशनल फीस दे देते हैं। अनस्किल्ड है और डेली बेसिस पे हायर किया तो उसको क्या देते हैं हम? वेजेस। तो बेटा डेली बेसिस पे तभी हायर करेंगे जब उसकी ज़रूरत हो, उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो उसका हायर नहीं करेंगे। तो यानी कि क्या, वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो उसकी ज़रूरत है तो हायर किया, तो मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपके ट्रायल बैलेंस में वेजेस एंड सैलरीज आता है, तो बेटा इसका मीनिंग है वेजेस ज़्यादा है सैलरी से, तो इसको डालना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको कहाँ डालना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर सैलरीज एंड वेजेस आता है, अगर क्या आता है? सैलरीज एंड वेजेस, तो इसको डालना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको कहाँ डालना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वेजेस एंड सैलरीज आया तो ट्रेडिंग में, सैलरीज एंड वेजेस आया तो P&L में, इंडिविजुअल वेजेस आया तो ट्रेडिंग में, और सर सिर्फ सैलरी आया तो P&L में। चलो बात क्लियर है। चलो फिर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिखते हैं। फिर डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये क्या है बेटा? तो जब बेटा आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, क्या करते हो? इंपोर्ट। तो वहां पे आपको गुड्स इंपोर्ट करने पे टैक्स भरना पड़ता है। कस्टम्स एक्ट 1962, इसके अनुसार आपको चीजें इंपोर्ट करने पे इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है या कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। तो ये क्या है बेटा? अगर आप परचेस ही नहीं करते, अगर आप इंपोर्ट ही नहीं करते, तो एक्सपेंडिचर आ जाता क्या? नहीं आता। तो इसलिए ये भी क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस। डॉक चार्जेस क्या है बेटा? आपके गुड्स इंपोर्ट होने के बाद आप इमीडिएटली क्लियर नहीं करवाते हो, इमीडिएटली वहां से उठाते नहीं हो, तो वहां पे आपका माल जो है क्लियर होने तक डॉक पे पड़ा रहेगा। तो उसका जो रेंट रहेगा, उसके जो चार्जेस रहेंगे, उसको बोलते हैं डॉक चार्जेस। ये भी एक्सपेंस क्यों आया? ये भी एक्सपेंस उसी वजह से आया क्योंकि आपने चीज़ें इंपोर्ट की।
इसलिए वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी क्यों देते हैं बेटा? अगर हम किसी का नो हाउ यूज करते हैं, किसी की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो उसको रॉयल्टी देना पड़ता है। जैसे अभी सपोज एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अभी फेमस चाय का ब्रांड है येवले चाय, येवले चाय फेमस ब्रांड है, येवले चाय। या आपके एरिया में जो भी चाय वाला रहेगा फेमस, जिसने फ्रेंचाइजीज दिए हैं, वो क्या देता है बेटा? वो येवले चाय हर जगह खुलता है, मतलब क्या देता है बेटा? वो बाकी लोगों को फ्रेंचाइजी देता है, मतलब टेक्निक देता है, चाय कैसे बनानी है उसकी टेक्निक देता है, उसके जो भी चाय बनाने की चीज़ें रहेगी, जैसे उसकी कोई अलग चाय पत्ती रहेगी या उसकी कोई स्पेशल शक्कर रहेगी या कोई चाय मसाला रहेगा, वो देता है। लेकिन वो क्या देता है बेटा? नो हाउ दे देता है। वो क्या देता है? नो हाउ दे देता है। तो इसके बदले जिसने भी ये फ्रेंचाइजी ली है वो क्या देगा? उसको पर कप के बेसिस पे उसको फीस देगा, रॉयल्टी देगा। वो एग्री करेगा, मैं 100 अगर जितने भी कप बेचेंगे चाय जाएगी, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज़, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज़ मैं आपको रॉयल्टी दे दूंगा। 10 रुपये की चाय है, जितने भी मेरे दिन में चाय दे जाएगी, जितने भी कप जाएंगे 2 रुपीज़, मतलब सपोज 100 कप गए तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा। तो ये क्या हुआ बेटा? रॉयल्टी। तो अगर चाय बेचता ही नहीं है तो एक्सपेंस चाय के डायरेक्टली रिलेटेड है, नंबर ऑफ कप्स इनटू रेट डायरेक्टली रिलेटेड है। ये क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस, जैसे सपोज मान लो आपके शुगर की फैक्ट्री है, शुगर की फैक्ट्री है, अभी आप क्या कर रहे हो? शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर रहे हो, शुगर केन को आप शुगर में कन्वर्ट कर रहे हो, गन्ने को आप शक्कर में कन्वर्ट कर रहे हो, बराबर है या नहीं? तो बेटा शक्कर में कन्वर्ट करोगे तो उसको एटलीस्ट प्राइमरी पैक तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट 50 kg में या 100 kg के बैग में प्राइमरी पैकेजिंग तो करना पड़ेगा, वो नेसेसरी है। तो वो भी क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर सेकेंडरी पैकेजिंग है, जैसे उस पर अगर मैंने 50 kg का पैक खोल के वापस हाफ kg में, 1 kg में, 2 kg में या 5 kg में, 10 kg में वापस रीपैक किया उसको, उसके ऊपर लेबल लगाया, तो ये क्या है बेटा? सेकेंडरी एक्सपेंस है। लेकिन प्राइमरी के पैकेजिंग जो है वो क्या है बेटा? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फिर बेटा फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, क्योंकि फैक्ट्री यूज किस लिए होती है? फैक्ट्री यूज होती है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने, रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने में, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने होंगे तो फैक्ट्री यूज होती है। तो बेटा फैक्ट्री की लाइटिंग, हिटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर मतलब क्या? जो भी फैक्ट्री के वर्कर है, फैक्ट्री के वर्कर है, तो वो वर्कर पे कोई मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजर अपॉइंट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बेटा वर्क्स मैनेजर। उसको क्या बोलते हैं? वर्क्स मैनेजर। तो उसकी सैलरी भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वो भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बेटा आपका सेल्स में से माइनस होंगे रिटर्न इनवर्ड्स। फिर गुड्स की कोई भी मूवमेंट हो, अगर गुड्स आपके फैक्ट्री के या आपके बिजनेस से बाहर जाते हैं, फैक्ट्री से या बिजनेस से बाहर जाते हैं, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। जैसे गुड्स पार्टनर लेके गया, आपको लिखना है बाय गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर। गुड्स चोरी हो गए तो आपको लिखना है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर की वजह से, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर गुड्स एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल बांटे तो आपको क्या लिखना है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। तो गुड्स की कोई भी मूवमेंट हो, गुड्स आपके दुकान के, फैक्ट्री के या आपके दुकान के बाहर चले गए, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। तो देखो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर और क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद क्या आएगा बेटा? इससे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या? एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, तो क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। ये कहाँ लेके जाओगे आप?
इसको लेके जाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ग्रॉस प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और अगर ग्रॉस लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे, इधर लिखोगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। फिर बेटा P&L में कौन से एक्सपेंस आएंगे, जो भी एक्सपेंस ट्रेडिंग में कवर नहीं हुआ, जो भी एक्सपेंस ट्रेडिंग में कवर नहीं हुआ वो सब एक्सपेंसेस P&L में आएंगे। तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, आप एक बार ये पेज नंबर पे पढ़ लेना। और उसके बाद P&L अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा, जो भी आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस छोड़ के जो भी अदर इनकम है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या, जिसमें आप डेली ऑर्डिनरीली ट्रेडिंग करते हो। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में ट्रेड करते हो तो आपका वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से माल बेच के जो भी पैसा आएगा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेच के, वो क्या है बेटा आपका ऑर्डिनरी प्रॉफिट। और अगर आपने एफडी की या आपने पैसे एक्स्ट्रा पड़े तो आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिए, या फिर आपने कोई नया प्रॉपर्टी लेके रेंट पे दे दिया बिजनेस के नाम पे, तो वो क्या है बेटा, वो है मिसलेनियस इनकम। तो या डिस्काउंट दिया आपको आपके सप्लायर ने, तो देखो कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, मिसलेनियस रिसीट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये कहाँ आएगा बेटा सारा, ये सारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, मतलब ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फिर आएगा बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और असेट साइड। लायबिलिटी साइड में कैपिटल, तो बेटा आप पूछोगे सर कैपिटल लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा, कैपिटल क्या लायबिलिटी है। तो जो भी बच्चा सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में है वही सुनेगा, सीए वाले मत सुनना। तो बेटा एक कंसेप्ट आता है जो आपके 11th स्टैंडर्ड में था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या था वो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, लीगल नहीं बोल सकते, सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। तो क्या है बेटा, बिजनेस ओनर से डिफरेंट है। तो मतलब बिजनेस अलग बात है और ओनर अलग बात है। अभी जो स्मॉल बिजनेस है उसके लिए तो बिजनेस और ओनर एक ही चीज होती है, लेकिन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस और ओनर दो डिफरेंट बातें हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। तो ओनर जो भी पैसा बिजनेस को देगा, भले ही वो कैपिटल देगा, ओनर जो भी पैसा बिजनेस को देगा, बिजनेस लायबल है उसको पे बैक करने के लिए। बिजनेस लायबल है उसको वो पैसा पे बैक करने के लिए। और जो भी प्रॉफिट ओनर अपने हार्ड वर्क से कमाएगा, या वर्क से बोलो, नहीं तो बोलोगे अगर ओनर ने हार्ड वर्क नहीं किया तो प्रॉफिट नहीं देंगे क्या, ऐसी बात नहीं है। जो भी प्रॉफिट बिजनेस में ओनर कमाएगा वर्क से, वो भी बिजनेस लायबल है ओनर को देने के लिए। इसलिए बेटा कैपिटल एंड रिजर्व्स आते हैं लायबिलिटी साइड में ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो क्या क्या आएगा लायबिलिटी साइड में, क्या क्या आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, बैंक लोन, जितने भी लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम पार्टनर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। और असेट साइड में क्या आएगा बेटा, जितने भी असेट्स है वो सारे आएंगे असेट साइड में, जितने भी असेट्स है बेटा वो आएंगे असेट साइड में। तो आज का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, आज का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, और इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस करते हैं। तो वो कंसेप्ट है बेटा रिटर्न्स। अगर रिटर्न्स, तो बेटा परचेसेस रिटर्न जो होते हैं, परचेसेस रिटर्न्स, उसको और क्या नाम है बेटा, रिटर्न
रिटर्न्स आउटवर्ड। आउटवर्ड इसको ध्यान में कैसे रखना है बेटा, तो गुड्स आप जब परचेसेस रिटर्न करते हो, परचेसेस करते हो तो गुड्स अंदर आते हैं, और रिटर्न्स करते हो तो गुड्स बाहर चले जाते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, गुड रिटर्न किए हुए गुड्स बाहर गए। तो रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब क्या, परचेसेस किए हुए गुड्स बाहर गए। तो उसको ध्यान में कैसे रखोगे, आउटवर्ड मतलब बाहर गए, तो इसको ध्यान में रखोगे परचेसेस रिटर्न्स। और बेटा सेल्स रिटर्न्स जो है, सेल्स रिटर्न्स उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न्स नहीं बेटा, रिटर्न, चलो रिटर्न इनवर्ड। तो इसको कैसे ध्यान में रखोगे, तो बेटा जब सेल्स करते हो तो गुड्स बाहर जाते हैं। अब जब सेल्स रिटर्न होते हैं तो गुड्स अंदर आ जाएंगे। आपने ए को गुड्स सेल किए 20,000 के, और ए को माल पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो ए ने क्या किया, आपको वो गुड्स वापस ला के दिए, तो क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड। तो परचेसेस रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। और ये क्या करना है बेटा, आपको परचेसेस रिटर्न परचेसेस से माइनस करना है, और सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस करना है। तो इसके आगे जाके अगर ऐसी कंडीशन आती है, सपोज आपको ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया है, पर्टिकुलर्स, ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट। इधर ध्यान दो बेटा, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ट्रायल बैलेंस। और यहां दिया है बेटा आपको रिटर्न्स, और दिया है डेबिट में दिया है 30,000 और क्रेडिट में दिया है 45,000। तो सर अभी कौन से रिटर्न्स है, अभी रिटर्न्स कौन से, मतलब रिटर्न इनवर्ड क्या अमाउंट क्या है और रिटर्न आउटवर्ड क्या अमाउंट क्या है, वो कैसे पता लगे। तो बेटा जब आप परचेसेस रिटर्न करते हो, परचेसेस रिटर्न करते हो, तो पहली बात आप परचेसेस करते हो तो एंट्री क्या करते हो, पहली बात आप परचेसेस करते हो तो एंट्री क्या करते हो, परचेसेस की एंट्री करते हो, परचेसेस अकाउंट डेबिट। चलो क्रेडिट परचेसेस की बात करते हैं, टू पार्टी अकाउंट। तो परचेसेस रिटर्न्स करोगे, परचेसेस रिटर्न्स करोगे, रिटर्न करोगे उसको, तो क्या एंट्री करोगे, एंट्री करोगे पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, या फिर क्या, रिटर्न आउटवर्ड। तो इसका मतलब क्या, रिटर्न परचेसेस रिटर्न को हमेशा क्या रहेगा बैलेंस बेटा, क्रेडिट। तो ये क्या है बेटा, क्रेडिट साइड के क्या है, परचेसेस रिटर्न्स। और बेटा सेल्स जब रिटर्न करते हो आप, जब आप सेल्स रिटर्न करते हो, जब आप सेल्स रिटर्न करते हो, तो सेल्स करते हो तो एंट्री क्या करते हो पहले बेटा, डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब ये क्या, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी सेल्स रिटर्न आ गए तो आप एंट्री क्या करोगे बेटा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। तो क्या सेल्स रिटर्न को हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड के रिटर्न्स क्या है, सेल्स रिटर्न्स। तो बेटा सारी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। कल हम हिडन एडजस्टमेंट्स और बाकी सारे एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। अराउंड 30 एडजस्टमेंट्स है आपके पार्टनरशिप फर्म में। तो कल और परसों पूरे 2 आवर्स हम सारे एडजस्टमेंट्स उसका इफेक्ट डिस्कस करेंगे।
और आपको क्या करना है, ये 3 लेक्चर देख के 3 आवर्स के आपको 3 लेक्चर देखने हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, सम सॉल्व करनी है। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलेंगे।